गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और हम चल रहे हैं हमारे लेसन नमक का दारोगा कहानी पर। ठीक है, हमने पढ़ लिया था यहाँ तक दुनिया सोती है पर दुनिया की जीत जागती है, ये पैराग्राफ हो गया था हमारा। तो मुझे बताएं फटाफट से लविशा, जो फर्स्ट लाइन दे रखी है दुनिया सोती है पर दुनिया की जीत जागती, इसका मतलब क्या था? मतलब सर रात का समय था जब वो आलोपी दीन पंडित जो हैं वो गिरफ्तार हो रहे थे। सब रात का समय था, सब सो रहे थे, लेकिन जब एक को भी पता चली वो बात तो वो बहुत लोगों में फैल गई कि वो गिरफ्तार हुए हैं। और सर सुबह होते ही सबके मुंह पे ये बात थी कि वो गिरफ्तार हुए हैं। अच्छा ठीक है, इसके बाद बताएं निहारिका, आप बताएं मुझे फर्स्ट लाइन जो आप इस पैराग्राफ में दे रखे आलोपीदीन जिस सारे को चट्टान समझ रखा था और पैरों के नीचे खिसकता मालूम है, यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है? निहारिका बताएं। निहारा, दिशा। सर अलोपति ने इसमें धन के बारे में बोला है। चट्टान धन को खाए क्योंकि वो हर धन के बल से हर जगह का काम करवा लेता, पर क्या नाम है मुंशीधर पे धन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, जया बताएगी। जया आवाज सुन रहे हो आप? यस सर, मैं सुन रही हूँ। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। ठीक है, आप बताओगे अब। हमने कुछ पढ़ा था धर्म और धन के बारे में, जो संघर्ष चल रहा था। तो धर्म और धन किसके प्रतीक है और क्या संघर्ष चल रहा था, हमने कुछ पढ़ा था, बताएं आप मुझे। यस सर। बताएं सर दिखाई दे रहा है पैराग्राफ में, पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी नहीं देखा था। तो यहाँ पर धर्म और धन की क्या बात की गई है और कौन इसका प्रतीक है? यस सर। सर जब पंडित आलोपीदीन ने जब मुंशी प्रेमचंद से बोला था कि तुम पैसे ले लो, लेकिन मुंशी प्रेमचंद ने इनकार कर दिया था उनके पैसे, उनकी रिश्वत लेने से। तो इसमें आया कि सर पंडित आलोपीदीन ने कभी सोचा नहीं था कि धन का कोई ऐसा इनकार करेगा अपने धर्म को, मतलब अपने ईमानदारी को आगे रखने के लिए। तो सर इसका प्रतीक है, धर्म ईमानदारी का प्रतीक है सर। और वो ईमानदार कौन था? मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद? मुंशी प्रेमचंद या मुंशीधर? मुंशीधर, सॉरी मुंशीधर। प्रेमचंद तो राइटर है। यस सर, यस सर। ऐसा नहीं करना है भाई। चलो ठीक है, चलते हैं आगे, टाइम हो रहा है। तो देखिए हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब आपने ये तो पढ़ ही लिया था कि भाई अदालत में ले जाया जाता है उनको। ठीक है, तो पब्लिक देखती है, कोई छत से देखता है, कोई दीवारों पर चढ़ के देखता है, बहुत हलचल सी मच जाती है, ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद आगे क्या होता है, किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी कि पंडित आलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अगाध वन के सिंह, अगाध का मतलब क्या होता है? अगाध का मीन क्या होता है? अगाध क्या है बताएं, कौन बताएगा? अगाध, यतिन। गगन, बताएं आप लोग, अगाध का अर्थ क्या होता है? सिर्फ इसका अर्थ पूछ रहा हूं मैं। दिशा? सर मैं सर गहराई। क्या? सर गहरा। बिल्कुल सही है। देखिए अगाध को हम गहरा भी कह सकते हैं, विस्तृत भी कह सकते हैं, विशाल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो
यहाँ पर बताया गया है कि पंडित अलोपीदीन एक अगाध वन के सिंह थे, यानी कि ऐसे जंगल के शेर के समान थे जिसका आकार एक तरीके से बहुत ही विस्तृत था, विशाल था, गहरे रूप में था। ठीक है, और अधिकारी वर्ग उनके भक्त थे, अमले उनके सेवक थे और वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक थे, और अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। अब देखिए यहाँ पर अमले उनके सेवक थे। अमले कौन होते हैं? अमले और अर्दली ये एक प्रकार से चपरासियों के ही प्रकार हैं, ध्यान रखना। अमले और अर्दली चपरासियों के ही प्रकार हैं। और ये जो मुख्तार है ये वकील का सहायक होता था, ये वकील के सहायक के लिए है। ठीक है, तो यानी कि जितने भी थे अधिकारी वर्गों में या फिर चपरासी वर्ग में, सेवकों में, या कोई वकील था या कोई वकील का सहायक था या फिर चौकीदार था, सभी इनके क्या थे? एक तरीके से बिना माल के गुलाम थे, बिना पैसों के गुलाम थे। ठीक है, सब इनके लिए ही काम करते थे। और एक यहाँ पर किसके लिए काम करने की बात हो रही है आपको पता ही होगा, पंडित अलोपीदीन के लिए। उसके बाद देखिए उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। किनको देख करके दौड़े थे आपको पता ही है, पंडित अलोपीदीन को देख करके दौड़ते हैं। सभी लोग विस्मित हो रहे थे। ठीक है, इसलिए नहीं हो रहे थे कि अलोपीदीन ने ये कर्म क्यों किया, ये कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वे कानून के पंजे में कैसे आ गए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन है और अनन्य वाचालता है, वह क्यों कानून के पंजे में आया? वाचालता क्या होती है? लविशा बताएं आप, वाचालता क्या होती है? फटाफट से आंसर दें इसका। वाचालता, जया। निहारिका, दिशा। सर शायद बातूनी। बिल्कुल सही है। किसने दिया आंसर? सर दिशा। ओके, तो देखिए अनन्य वाचालता, वाचालता का मतलब होता है एक तरीके से ज्यादा बोलना, जो अपनी बातों के सामने किसी को नहीं दे। ठीक है, जानने के लिए संदर्भ में आता है वाचालता। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि अलोपीदीन ने एक कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसा है। लोग ऐसे बातें कर रहे थे, लोगों के मन में आश्चर्य होता, विस्मित का मतलब होता है आश्चर्य, कि भाई अलोपीदीन ने ये कर्म कर लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन वो कानून के जाल में कैसे फंस गए, जबकि उनके पास तो बहुत सारा धन है, असाध्य साधन है, धन असाध्य, यानी कि किसी भी कार्य को आसानी से पूरा करवा सकते थे वो, लेकिन फिर भी ऐसे क्यों फंस गए? और उनके पास तो अनन्य वाचालता थी, यानी कि वो तो बहुत ज्यादा मतलब बोलने की क्षमता थी, तो आसानी से दूसरे को अपनी ओर खींच सकते थे या अपनी बातों में उलझा सकते थे सामने वाले को। फिर बताओ ऐसे को कानून के पंजे में कैसे आ गए? सभी के मन में ये बात चल रही थी। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? यस सर। तो देखिए आगे अब बात करते हैं हम इसमें। आगे बताया गया है कि बड़ी ही प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। किससे करता था आपको पता है? अलोपीदीन से। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त, निमित्त का मतलब क्या होता है? निमित्त का मतलब होता है कारण। बड़ी सहानुभूति के साथ और बड़ी तत्परता के साथ इस आक्रमण को रोकने की बात हो रही थी। वकीलों की एक सेना तैयार कर दी गई थी। अब ये तो आप सब जानते ही हैं, वो इतने पैसे वाले थे तो बहुत सारे वकील आगे पीछे घूम रहे थे उनके केस के लिए। ठीक है, और सब चाहते थे कि किसी न तरीके से वो छूट जाए, क्योंकि सभी वकीलों को उन्होंने एक तरीके से पैसों के बल पर खरीद लिया था, तैयार कर लिया था। तो वकीलों की एक सेना से तैयार हो चुकी थी। न्याय के मैदान में धर्म और धन में क्या ठन गया था? अब न्याय के मैदान में धर्म और धन में अब क्या ठन गया? युद्ध ठन गया। युद्ध। ठीक है, एक तरफ तो धर्म के प्रति कौन थे? मुंशी वंशीधर थे। दूसरी तरफ धन के प्रति कौन थे? पंडित अलोपीदीन थे। और फिर अब उनके मध्य युद्ध होने वाला था अदालत के अंदर। और युद्ध किसका संदर्भ में था? नमक,
चोरी छिपे नमक ले जाने के क्रम में था। ठीक है, वंशीधर चुपचाप खड़े थे और उनके पास सत्य के सिवा कोई बल ही नहीं था। वंशीधर चुपचाप खड़े थे, उनके पास सत्य के सिवा कोई बल नहीं था, क्योंकि वो तो सिर्फ ये जानते थे कि भाई ये बात सत्य है कि इनकी गाड़ियों में नमक चोरी पे जा रहा था। इसके अलावा उनके पास कोई पक्षधार नहीं था, उनका कोई वकील नहीं था। ठीक है, केवल सत्य उनके साथ था, वही उनका मित्र था उस समय। न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शास्त्र, और केवल स्पष्ट भाषण ही वो दे सकते थे। उनके पास कोई शस्त्र भी नहीं थे और किसी भी प्रकार के, और न ही कोई गवाह थे, किंतु लोभ से डामाडोल। किंतु फिर भी देखो वो लोभ से डामाडोल थे, अर्थात लोभ उनके आसपास भी नहीं फटक पा रहा था, अर्थात उन्हें किसी प्रकार का लालच नहीं था। जबकि अन्य लोगों को लालच था, चाहे वकील हो, चाहे लोग हो, चाहे चपरासी हो, चाहे चौकीदार हो, चाहे फिर वहां के आसपास की जनता हो, सभी लोगों को लोभ था किसी न किसी प्रकार से उन जमादार पंडित तौलोपीदीन से। लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार से कोई भी लोभ या लालच नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि उन्हें पैसे दे करके कोई खरीदे। आगे बात समझ में आता तक सबको? यस सर। चले आगे। यस सर। देखिए, यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ देख पड़ता था। मुंशी जी को पता चल चुका था कि भाई मेरे पास इतनी पावर नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, ठीक है, मेरे साथ कोई गवाह नहीं है। तो उन्हें पता चल रहा था कि देखिए पंडित तौलोपीदीन के पास बहुत पैसे हैं, ठीक है, वो किसी को भी खरीद सकता है। बहुत सारे वकील उनके लिए केस लड़ रहे थे, तो उन्हें पता था कि न्याय अब उनकी ओर से खींचा चला जा रहा है। ठीक है, वो खिंचता हुआ दिखाई दे रहा था, उनको पता था उनकी हार हो सकती है। वह न्याय का दरबार था, वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। वैसे तो वो अदालत एक न्याय का दरबार माना जाता है, लेकिन वहां के जो कर्मचारी थे उन पर तो किसका नशा था उस वक्त? पक्षपात करने का नशा था। और वो किसका पक्षपात करने वाले थे आपको पता ही होगा। वो किसका पक्षपात करने वाले थे? वो अलोपादीन का, पंडित अलोपादीन। पंडित तौलोपीदीन का। ठीक है, अब सुनिए, किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? देखो, पक्षपात और न्याय का कोई मेल नहीं होता। जहां पक्षपात होता है वहां न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जहां पक्षपात होता है वहां हम न्याय की कल्पना नहीं कर सकते। हमें पता चल ही जाता है कि भाई यहाँ तो देखो भेदभाव हो रहा है, यहाँ तो पक्षपात हो रहा है, तो यहाँ पर न्याय तो मिलने वाला है नहीं। ठीक है, हम तो न्याय मिलने की उम्मीद तो दूर की बात है, तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मुकदमा शीघ्र कैसा हो गया था? समाप्त हो गया। जैसा मुंशी वंशीधर सोच रहे थे वैसा ही हो गया, यानी मुकदमा तुरंत ही फिनिश। बताएं तो किसके पक्ष में चला गया होगा मुकदमा? कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? अलोपीदीन। सर अलोपादीन। अलोपीदीन के पक्ष में। यस सर। क्यों? सर सारे तो उसके पक्ष में थे। उसका सर पैसा रुतबा सब कुछ था, ऐसा पावर थी उसके पास, सब कुछ उसके पक्ष में था, सबको उसने खरीद लिया था, जज को भी खरीद लिया था, वकील खरीद लिए थे, और कर्मचारी तो उसके साइड में थे ही, जनता फुल सपोर्ट में थी। रह गए बेचारे मुंशी वंशीधर अकेले, और उनका साथ किसी ने नहीं दिया, और वो केस हार गए। यही बात थी ना? हाँ भाई, यही बात थी ना? यस सर। यस सर। आगे सुनो। अब देखिए, डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में लिखा। तजवीज क्या होती है? लक्ष्य बताइए। तजवीज, तजवीज बताएं, बताओ लक्ष्य, तजवीज क्या होता है? सर मैं बताऊं? आप बताओ, आप बताइए। सर बताऊं? हाँ बताइए। अरे भाई तजवीज पूछ रहा हूँ, तजवीज का मतलब आपसे मैंने पूछा है कि ये जो यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है तजवीज, इसका मतलब क्या होता है? बताइए। नहीं पता? मैं बताऊं सर? सर मैं बताऊं? चलो और कोई बताओ।
सर 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 मैं बताऊं सर सर? डिसीजन सर बताइए, कोई भी बता दो, चलो। सर सर राय। डिसीजन सर मैं बताऊं? इंग्लिश में डिसीजन। क्या? सर ध्रुव गूगल पर देख के बता रहा है। दीक्षा बताओ, दिशा। सर शायद एक्सपीरियंस, मतलब तजुर्बा। क्या? सही बताओ, दोबारा बताओ। सर शायद एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस नहीं। सर मैं बताऊं? हाँ, सर मैं को राय। कुछ कहूं? राय। किसी को राय देना। बिल्कुल सही है, राय। देखिए, मजिस्ट्रेट ने अपनी राय, या हम इसको एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं, निर्णय। निर्णय भी कह सकते हैं। दिशा, एक्सपीरियंस नहीं होगा। एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव होता है, ठीक है। यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो देखिए, मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में लिखा है, अपनी निर्णय में लिखा, अपनी राय में लिखा, ठीक है, कि पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। निर्मूल का मतलब उनका कोई अस्तित्व नहीं है, वो बेकार है, कोई मूल तत्व नहीं है उनमें। और भ्रमात्मक अर्थात वो भ्रम के द्वारा है, अर्थात उसमें सच्चाई नहीं है। वह एक बड़े भारी आदमी है और यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े से लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यानी जज इस बात को कह रहा है कि उनके ऊपर एक गलत लांछन लगाए जा रहे हैं, क्योंकि वो तो बहुत बड़े आदमी है और थोड़े से लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकते हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता, उद्दंडता का मतलब शरारतीपन, ठीक है, और विचारहीनता यानी विचारों में कमी होने के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। यानी देखो यहाँ पर कौन सी लोकोक्ति स्पष्ट दिखाई दे रही है, उल्टा चोर कोतवाल गुड़ाटे। यानी कि पंडित अलोपीदीन की गलती थी, लेकिन यहाँ पर तो गलती किसकी शो कर दी गई है? मुंशी किसकी शो कर दी भाई? वंशीधर की सर, वंशीधर की। वंशीधर। यहाँ पर तो गलती मुंशी वंशीधर को ही दे दी गई, उनके ऊपर ही डाल दी गई है कि देखो उन्होंने अपनी उद्दंडता के कारण और अपने विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा, यानी भले मानुष को इस प्रकार से कष्ट दिलवाया। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। बेचारे की विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट करना बता दिया यहाँ पर जज ने। किसके पक्ष में बात करते हुए? किसके पक्ष में बात करते हुए? अलोपीदीन के पक्ष में बात करते हुए, ठीक है। और यहाँ पर मुंशी बंशीधर की बुद्धि को बेकार बता दिया, विवेक को यानी अर्थात ज्ञान को, विवेक का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान को भी बेकार बता दिया गया, ठीक है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए, और एक उसको गाइडलाइन भी दे दी, ठीक है, कि भाई भविष्य में होशियार रहना। उसको एक तरीके से चेतावनी बोलो, चाहे जनरली बोलो, उसको ये समझाया गया भाई आप आगे से ध्यान रखें, ऐसी गलती आपसे दोबारा नहीं हो, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर? यस सर। हाँ भाई, यस सर। क्लियर सर? क्लियर है ना? इसके Yes, sir. आगे का हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। यस सर।